ये कहानी एक ऐसे गोद लिए हुए बच्चे से शुरू होती है जिसने एक टूटी फूटी सी शेवी ब्लेजर की पैसेंजर सीट पर बैठकर $2 ट्रिलियन का साम्राज्य खड़ा कर दिया। 1994 में अमेरिका के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ड्राइव करते हुए उसने अपनी कंपनी का बिजनेस प्लान टाइप किया और 30 साल बाद वही कंपनी हर एक मिनट में $12 लाख कमाती है। न किसी वायरल प्रोडक्ट से, न किसी चमकदार विज्ञापन से, बल्कि एक ऐसी रणनीति से जिसने पूरी इंडस्ट्रीज को रौंद दिया, क्लाउड पर कब्जा कर लिया, ऑनलाइन बाजार को कंट्रोल कर लिया और तुम्हारे घर के लिविंग रूम तक घुस गई। और जैसे ही रेगुलेटर्स ने सवाल पूछने शुरू किए, वो आदमी अचानक गायब हो गया। कहानी हमें ले जाती है 1964 के एल्बुकर्क में, जहां एक साधारण से अस्पताल के कमरे में एक बच्चा पैदा हुआ जिसे तब कोई नहीं जानता था कि वो एक दिन रात के 3 बजे एक क्लिक पर सैकड़ों अजीबोगरीब चीजें मंगवाने की ताकत देगा। उस वक्त उसका नाम कुछ और था, बेजोस नाम बाद में आया। उसकी माँ जैकी एक बहुत कम उम्र की लड़की थी जो सेक्रेटरी की नौकरी करती थी और उसका जैविक पिता एक सर्कस कलाकार था जो बच्चे के पहले शब्द बोलने से पहले ही जिंदगी से गायब हो गया। लेकिन किस्मत ने कहानी वहीं खत्म नहीं की। कुछ साल बाद एक क्यूबन इमिग्रेंट मिगुएल माइक बेजोस जैकी की जिंदगी में आया, जिसने उस बच्चे को गोद लिया, उसे अपना नाम दिया और अनजाने में एक साम्राज्य की नींव रख दी। बचपन से ही वो बच्चा अलग था, हर परीक्षा में अव्वल आता था, लेकिन उसके बाद घंटों आसमान की तरफ देखता रहता था। हाई स्कूल के ग्रेजुएशन भाषण में जब बाकी बच्चे भविष्य की नौकरी की बात कर रहे थे, तब वो चांद पर कॉलोनी और अंतरिक्ष में होटल बनाने की बातें कर रहा था। लोग ताली बजा रहे थे, लेकिन मन ही मन सोच रहे थे कि ये लड़का सपना देख रहा है या खतरा बन रहा है। आगे चलकर उसने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस दोनों में पढ़ाई की, क्योंकि उसके लिए एक रास्ता चुनना कभी विकल्प नहीं था। वो टॉपर बना, लेकिन कभी स्टार नहीं। उसका दिमाग तर्क, कैफीन और एक अजीब सी बेचैनी से चलता था। कॉलेज के बाद उसने सुरक्षित और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां की, बैंकिंग, टेलीकॉम और फिर एक रहस्यमयी वॉल स्ट्रीट फर्म में, जहां वो बहुत कम उम्र में सीनियर पद तक पहुंच गया। वहीं उसकी मुलाकात एक लेखिका मैकेंजी से हुई, जिसने 3 महीने में उससे शादी के लिए हाँ कर दी। और वहीं उसे एक रिपोर्ट मिली जिसने उसकी जिंदगी मोड़ दी। इंटरनेट सालाना हजारों % की रफ्तार से बढ़ रहा था। ये ट्रेंड नहीं था, ये भविष्य था। उसने तुरंत स्प्रेडशीट खोली, 20 ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज लिखे, लेकिन एक चीज बार बार सामने आती रही, किताबें। क्योंकि किताबें स्टैंडर्ड थीं, स्टोर करना आसान था और दुनिया भर में मौजूद थीं। और तभी उसने वो फैसला लिया जो एक सुरक्षित करियर वाले इंसान को नहीं लेना चाहिए था। उसने अपनी नौकरी छोड़ने का मन बना लिया, और जब उसने अपने बॉस से कहा कि वो इंटरनेट पर किताबें बेचेगा, तो जवाब मिला, ये आइडिया किसी ऐसे के लिए अच्छा है जिसके पास पहले से अच्छी नौकरी न हो। लेकिन उसने सुना नहीं। उसने अपनी जिंदगी समेटी, पत्नी को भी नौकरी छोड़ने के लिए मनाया और न्यूयॉर्क से सियाटल की ड्राइव पर निकल पड़ा, जहां हाईवे के बीच पैसेंजर सीट पर बैठकर एक कंपनी लिखी जा रही थी जो दुनिया को बदलने वाली थी। उस ड्राइव के दौरान जो कुछ लिखा जा रहा था वो सिर्फ एक बिजनेस आइडिया नहीं था, वो एक जिद थी, एक जुनून था और एक लंबी लड़ाई की शुरुआत थी। सियाटल पहुंचते ही उसने एक गैराज किराए पर लिया, जहां न कोई लग्जरी थी, न कोई सुविधा, बस एक कंप्यूटर, एक फैक्स मशीन और कुछ लोग जो पागलपन पर भरोसा करने को तैयार थे। कंपनी का नाम पहले कुछ और होने वाला था, लेकिन एक गलत सुनी गई आवाज ने उसे बदल दिया और आखिरकार अमेज़न नाम चुना गया, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी थी और उसका सपना भी छोटा नहीं था। वो किताबों की दुकान नहीं बनाना चाहता था, वो सब कुछ बेचने वाली मशीन बनाना चाहता था। 1995 में वेबसाइट लाइव हुई और पहली ही बिक्री ने साबित कर दिया कि ये आइडिया हवा में नहीं था। ऑर्डर आते गए, घंटी बजती रही और कुछ ही हफ्तों में अमेरिका के हर कोने से लोग ऑनलाइन खरीदारी करने लगे। उस वक्त अमेज़न चीजें नहीं बेच रहा था, वो लोगों का वक्त बचा रहा था, और यही उसकी असली ताकत थी। कंपनी का नियम साफ था, तेज बढ़ो, कोई इंतजार नहीं, कोई परफेक्शन नहीं। कोड रातों में लिखा जाता था, पैकिंग हाथों से होती थी, गलतियां होती थीं, लेकिन रुकना मना था। एक बार गलती से एक किताब करोड़ों में लिस्ट हो गई, लेकिन किसी ने सिस्टम रोकने की नहीं सोची, क्योंकि स्पीड ही सब कुछ थी। 1997 में अमेज़न शेयर बाजार में आया, तब भी कंपनी मुनाफे में नहीं थी। एक्सपर्ट्स हंस रहे थे, अखबार मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन बेजोस निवेशकों से सिर्फ एक बात कह रहा था, आज नहीं कल देखो। उसी दौर में उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने अमेज़न को बाकी सभी से अलग कर दिया, कस्टमर रिव्यू।
लोगों को अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स की बुराई करने की इजाजत देना पागलपन लगता था, लेकिन उसने भरोसे को चुना और वही भरोसा लॉयल्टी में बदल गया। किताबों के बाद सीडी, डीवीडी, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ जुड़ता गया और देखते ही देखते अमेज़न सिर्फ एक स्टोर नहीं रहा, वो इंटरनेट की आदत बन गया। लेकिन बेजोस की नज़र सिर्फ बेचने पर नहीं थी, वो उस मशीन को समझ रहा था जो ये सब चला रही थी, और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। 2000 के आसपास बेजोस ने ऐसा कदम उठाया जिसे ज्यादातर सीईओ पागलपन कहते हैं। उसने अपने ही प्लेटफॉर्म पर दूसरों को बेचने की इजाजत दे दी। अमेज़न मार्केट प्लेस शुरू हुआ और थर्ड पार्टी सेलर्स को सीधे मुकाबले में उतार दिया। बाहर की दुनिया को ये आत्मघाती लगा, लेकिन अंदर असली खेल डेटा का था। अमेज़न अब सिर्फ ये नहीं जानता था कि लोग क्या खरीद रहे हैं, बल्कि ये भी समझ रहा था कि वे क्या चाहते हैं, क्या ढूंढते हैं और किस कीमत पर रुक जाते हैं। उसी समय कंपनी ने चुपचाप अधिग्रहण शुरू किए। वेब एनालिटिक्स के लिए एलेक्सा, ऑडियो बुक्स के लिए ऑडिबल, शूज के लिए ज़ैपोस और वेयरहाउस के लिए रोबोट बनाने वाली कंपनियां। क्योंकि इंसान थकते हैं, बीमार पड़ते हैं और सवाल पूछते हैं, लेकिन मशीनें नहीं। अमेज़न अब सामान बेचने वाली कंपनी नहीं रही थी, वो एक सिस्टम बन चुकी थी जो खरीद से लेकर डिलीवरी तक हर कदम को कंट्रोल करती थी। और तभी 90 का दशक टूट गया। मार्च 2000 में .com बबल फटा, टेक स्टॉक्स धड़ाम से गिरे, निवेशक डर भय और जिन कंपनियों को भविष्य कहा जा रहा था वे रातों रात कब्रिस्तान बन गई। अमेज़न का शेयर $100 से गिरकर कुछ ही डॉलर पर आ गया। अखबारों ने उसे डॉट बॉम्ब कहा, दिवालिया होने की भविष्यवाणी होने लगी और कंपनी के अंदर माहौल बदल गया। छटनियां हुईं, सुविधाएं हटाई गईं, सपने टाले गए। बेजोस के लिए ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये उसका भरोसा था जो टूट रहा था। लेकिन वो घबराया नहीं, उसने भावनाएं काट दी, खर्चे घटाए, टीम्स बंद की और सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, जिंदा रहना। ये अमेज़न की परीक्षा थी, या तो ये यही मर जाता या कुछ ऐसा बन जाता जो फिर कभी नहीं टूटता। और जब बाकी .com कंपनियां गायब हो गईं, अमेज़न किसी तरह बच गया और उसी बचाव ने उसे पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया। 2002 तक बेजोस का नया जुनून साफ था, तेज बनाओ और उससे भी तेज स्केल करो और फिर कभी चौंकने की गलती मत करो। पहला निशाना लॉजिस्टिक्स था। अमेज़न ने पूरे अमेरिका में विशाल फुलफिलमेंट सेंटर्स बनाने शुरू किए। निवाडा, केंटकी, ओहायो, जहां कभी खाली जमीन थी वहां अब मशीनें सांस ले रही थीं। गैरेज के अराजक दिनों की जगह अब ठंडी सटीक व्यवस्था ने ले ली। कन्वेयर बेल्ट, बारकोड स्कैनर, रोबोटिक आर्म्स और ऐसा सॉफ्टवेयर जो हर पैकेज, हर इंसान और हर सेकंड को ट्रैक करता था। ये अब ई-कॉमर्स नहीं था, ये एक लॉजिस्टिकल साम्राज्य का जन्म था। और फिर आया असली वार, 2005, अमेज़न प्राइम। 2 दिन में डिलीवरी, अनलिमिटेड, बिना किसी न्यूनतम ऑर्डर के। ग्राहकों को ये सुविधा लगी, लेकिन कॉम्पिटिटर्स को ये आत्महत्या दिखी। एक्सपर्ट्स हंस रहे थे, फ्री शिपिंग पर सब कुछ, ये कंपनी 1 साल में मर जाएगी। लेकिन बेजोस कुछ और जानता था। प्राइम कोई सुविधा नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक जाल था। और उसने कमाल का काम किया। प्राइम में शामिल होते ही ग्राहक बदल गए, वे ज्यादा खरीदने लगे, तेजी से क्लिक करने लगे और दूसरी वेबसाइट्स पर कीमतें देखना बंद कर दिया। लॉयल्टी सेवा से नहीं, सिस्टम से बनाई जा रही थी। फिर 2007 आया, किंडल। अमेज़न ने फिर से किताबों पर हमला किया, लेकिन इस बार खरीदने की जगह ही नहीं बदली, उसने किताब की परिभाषा बदल दी। दिखने में अजीब से इस डिवाइस को आलोचकों ने नकार दिया, लेकिन पाठकों ने इसे निगल लिया। कुछ ही सालों में इंडिपेंडेंट बुक स्टोर्स ढह गए, पब्लिशिंग के मॉडल रातों रात टूट गए, कागज चुपचाप पिक्सल में बदल गया। और इसी दौरान पर्दे के पीछे सबसे बड़ी क्रांति हो रही थी। अपनी ही ग्रोथ से जूझती अमेज़न की टेक टीम्स ने एक लचीला इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, स्टोरेज, कंप्यूटिंग, सब कुछ जो तुरंत बढ़ सके या घट सके। वही सिस्टम आगे चलकर अमेज़न वेब सर्विसेज बना। 2006 में ये चुपचाप लॉन्च हुआ और जल्द ही नेटफ्लिक्स, नासा, CIA और हैरानी की बात ये कि वॉलमार्ट के कुछ सिस्टम भी उसी पर चलने लगे। कंपनियां रिटेल में अमेज़न से लड़ रही थी और अनजाने में उसी को किराए दे रही थीं। बेजोस ने सिर्फ दुकान नहीं बनाई थी, उसने इंटरनेट की रीढ़ बना दी थी। लेकिन जैसे जैसे थर्ड पार्टी सेलर्स बढ़े, फुसफुसाहट शुरू हुई। जो प्रोडक्ट अच्छा चलता वही अचानक अमेज़न ब्रांड के नाम से सस्ता और ऊपर दिखने लगता। आरोप लगे कि प्लेटफॉर्म अपने ही सेलर्स को निगल रहा है। अमेज़न ने इनकार किया, लेकिन नजारे डरावने थे। बॉर्डर्स, सर्किट सिटी, टॉयज आर अस, रेडियो शैक एक एक कर ढहते गए, यहाँ तक कि वॉलमार्ट को भी खुद को फिर से बनाना पड़ा। अंदर से कंपनी उतनी ही कठोर थी। पावर पॉइंट बैन थे, 6 पेज के मेमो चलते थे, भावनाएं नहीं, सिस्टम फैसले लेते थे।
तुम्हारा मार्जिन मेरी अपॉर्चुनिटी सिर्फ लाइन नहीं थी, चेतावनी थी। Amazon अब कंपनी नहीं रही थी, वो एक मशीन बन चुकी थी जो लोगों को तेज, आसान और अदृश्य सुविधा का आदी बना चुकी थी। और इसी मशीन के केंद्र में बेजोस था। लेकिन कोई भी मशीन हमेशा नहीं चलती और वो पहले से ही अपने बाहर निकलने की तैयारी कर चुका था। 2010 के दशक के आखिर तक जेफ बेजोस सिर्फ अमीर नहीं रह गया था, वो एक छोटे देश जितनी दौलत और ताकत का मालिक बन चुका था। जिस आदमी ने कभी गैराज में किताबें पैक की थी, वही अब ऐसी मशीन चला रहा था जो रोजमर्रा की जिंदगी के हर कोने को छू रही थी। उसका खुद का बदला हुआ रूप भी सबको दिख रहा था। झुके कंधों वाला टेक नर्ड अब गंजा, ताकतवर और शांत आत्मविश्वास से भरा हुआ था, जैसे पूंजीवाद का फाइनल बॉस। और फिर आया 2017, होल फूड्स की खरीद। ये सिर्फ ऑर्गेनिक सब्जियां बेचने का सौदा नहीं था, ये लॉजिस्टिक्स को फिर से लिखने की चाल थी। रातों रात फिजिकल स्टोर्स डिस्ट्रीब्यूशन नोड बन गए, काउंटर की जगह ऐप आए और ग्राहक बिना जाने एक एफिशिएंसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गए। इस वक्त तक अमेजन न्यूज, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर और स्मार्ट होम्स हर जगह फैल चुका था। लेकिन इतनी ताकत के साथ जांच भी आई। वेयरहाउस के अंदर से थकान, असंभव टारगेट और लगातार निगरानी की कहानियां बाहर आने लगी। आलोचकों ने इन्हें डिजिटल पसीना घर कहा, कर्मचारी स्कैनर्स को गुलामी की बेड़ियां कहने लगे। फिर भी मशीन चलती रही, ऑर्डर समय पर पहुंचे और सिस्टम नहीं टूटा। सरकारें अब चुप नहीं थी। आरोप लगे छोटे सेलर्स को कुचलने, सर्च को मोड़ने और डेटा को हथियार बनाने के। और फिर पहली बार बेजोस को कांग्रेस के सामने बुलाया गया। दुनिया ने देखा कैसे एवरीथिंग स्टोर का आर्किटेक्ट उसी ठंडे तर्क के साथ जवाब दे रहा था जिससे उसने साम्राज्य बनाया था। सवाल साफ था, ये मशीन किसके लिए है? और फिर बिना ड्रामे के फरवरी 2021 में उसने सीईओ की कुर्सी छोड़ दी। एंडी जेसी को कमान सौंप दी, जैसे कोई इंजीनियर मशीन चालू करके आगे बढ़ जाए। लेकिन बेजोस रुकने वाला नहीं था। उसका असली जुनून तो हमेशा आसमान रहा। ब्लू ओरिजिन अब उसका फोकस बन गया। दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट, चांद पर लैंडर और ऑर्बिटल कॉलोनियां, पृथ्वी को वो अब घूमने की जगह कहने लगा। इसी बीच उसकी निजी जिंदगी भी सुर्खियों में रही। इतिहास का सबसे महंगा तलाक हुआ और उसकी पूर्व पत्नी ने अरबों दान कर दिए, जबकि बेजोस सुपर यॉट और अंतरिक्ष सपनों के साथ आगे बढ़ता रहा। क्योंकि सच्चाई ये है कि अमेजन उसका आखिरी लक्ष्य नहीं था, वो सिर्फ लॉन्च पैड था। उस बच्चे के लिए जिसने कभी सितारों की तरफ देखकर कहा था, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस वहीं से शुरू होती है जहां इंसानियत की अगली सीमा तय होने वाली है। आज जब दुनिया अमेजन को एक ऐप, एक वेबसाइट या एक डिलीवरी बॉक्स समझती है, असल में वो सिर्फ सतह देख रही होती है। और शायद यही वो मोड़ है जहां कहानी फिर से खुलती है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि अमेजन कितना बड़ा है, सवाल ये है कि क्या दुनिया उससे बाहर जीना अभी भी सीख सकती है या नहीं।